नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले बात करते हैं धामी कैबिनेट की अहम बैठक की, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में इस वक्त हो रही है। इस बैठक में इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रस्ताव आ सकते हैं, साथ ही सर्विस सेक्टर पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं आपदा प्रबंधन, गृह, उद्योग के समेत 18 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इससे जुड़े प्रस्तावों के आने की भी यहां पर संभावना है। करीब 18 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग, तो यह अहम बैठक इस वक्त जारी है। बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। आपदा, गृह से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है इसमें, और उद्योग से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है इस वक्त। करीब 18 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपदा, गृह से जुड़े ये प्रस्ताव होंगे जिन पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर भी एक प्रस्ताव आ सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस वक्त बैठक जारी है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी बैठक को लेकर मिल पा रही है? देखिए सीनम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अभी बैठक चल रही है, और चूंकि उत्तराखंड में अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को यहां पर होना है, उसकी तिथि नज़दीक है, इसीलिए इस कैबिनेट बैठक को खासकर उससे लिंक करके देखा जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टर समिट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं। खासकर सर्विस सेक्टर पॉलिसी में जो संशोधन का प्रस्ताव है वो भी आज की मीटिंग में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ ई रजिस्ट्री की सुविधा देने का प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि ई रजिस्ट्री के बाद आप घर बैठे आपको ये सुविधा होगी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्री यहाँ पर करा सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो विधानसभा भवन है और उसका सचिवालय है, उसको रायपुर में दूसरी जगह पर बनाने की बात हो रही थी। वहाँ पर जमीन भी चिन्हित की गई थी। आज उसका मास्टर प्लान कैबिनेट की इस मीटिंग में रखा जा सकता है। रायपुर विधानसभा भवन और सचिवालय का जो मास्टर प्लान है, उस पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि यहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात सरकार ने कही थी, कैबिनेट में वो प्रस्ताव पास हो गया था। वो विधानसभा को फॉरवर्ड किया गया था, और विधानसभा में भी उसके लिए एक अलग से समिति बनाई गई थी। समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप चुकी थी। अब उसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाने को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। ये माना जा रहा है कि एक दिन का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें जो राज्य आंदोलनकारियों को जो आरक्षण विधेयक है उस पर मुहर लगाई जा सके। इन तमाम मसलों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। करीब 1.5 दर्जन के आसपास ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज की मीटिंग में रखे जाने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंडी प्रोडक्ट को दिया गया जीआई सर्टिफिकेट। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। जीआई टैग में शामिल होने वाले उत्तराखंड के 18 प्रोडक्ट, जिनमें अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, बेरीनाग की चाय, नैनीताल की लीची और मोमबत्ती, रामगढ़ का आड़ू, काला भट्ट, लाल चावल, झंगोरा, मंडुआ, माल्टा के साथ साथ चमोली का रम्मान, मुखौटा, कुमाऊनी पिछवाड़ा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पहली बार किसी राज्य के एक साथ 18 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, और इससे लोकल प्रोडक्ट के निर्यात में तेजी आएगी। लोकल उत्पाद को ग्लोबल पहचान मिलेगी। हमारे स्थानीय उत्पाद, जिसमें पहाड़ के गहत, भट्ट, मड़वा, झिंगोरा, रामदाना, चौलाई, ऐसे अनेकों उत्पादों को आज जीआई टैग हमको प्राप्त हो गया है। इसके प्राप्त होने से निश्चित रूप से हमारे उत्पादों को और विपणन मिलेगा और बाजार उपलब्ध होगा पूरे देश दुनिया के अंदर। उत्तराखंड की जो हमारी स्थानीय उत्पाद हैं, उन सभी को जो है पहचान मिलेगी, एक बड़ा बाजार मिलेगा, जो हमारे उत्पादकों के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा। जीआई टैग मिलने के बाद इनके इस उत्पाद को कोई भी अपना नहीं ले सकता, सिर्फ हमारे प्रदेश को अधिकार मिलेगा। इसके लिए मैं विशेषकर भास्कर खुलबे जी जो पूर्व सलाहकार हैं, उसका हमें बहुत सहयोग मिला, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, और आज इसको हम कर पाए हैं। आज इन सभी लोगों को प्रमाण पत्र यहाँ पर वितरित किए गए हैं।
और आगामी 12 जनवरी को जीआई का एक बहुत बड़ा मेला हम देहरादून में लगाने जा रहे हैं। ये 18 जीआई प्रोडक्ट उसी बात का मानक है कि हम नए और पुराने को दोनों को मिलाकर अपने लिए एक ऐसी धरोहर प्रस्तुत कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमको अपनी पहचान बनाए रखने में और आगे पहचान बढ़ाए रखने में सहायता देगी। बीएसपी आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती और इस बार बीएसपी मंगलौर उपचुनाव लड़ने के मूड में है। ये सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है। फिलहाल यूपी और उत्तराखंड में बीएसपी के एक विधायक हैं, पर उत्तराखंड में बीएसपी का 2 आंकड़ा कायम रखना चाहती है। बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा। बीएसपी मुस्लिम बहुल मंगलौर सीट पर अपना दावा कायम रखना चाहती है और इसीलिए कभी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी ने उत्तराखंड की इस सीट पर उपचुनाव लड़ने का मन बनाया है। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बीएसपी के 2 विधायक चुनाव जीते, पर सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद दोनों राज्यों में एक विधायक भी बचा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव को न लड़कर बीएसपी कमजोर मैसेज नहीं देना चाहती। लक्सर से बीएसपी विधायक शहजाद के मुताबिक सरवत करीम अंसारी के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, पर फाइनल फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की सीट है और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में हार जीत होती रही है। हम बहुत अच्छा चुनाव उस परिवार को लड़ाने का काम करें। बाकी निर्णय तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। राज्य बनने के बाद मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती। हालांकि कुछ वक्त पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरवत करीम अंसारी के घर पहुंचकर दरवाजे खुले होने की बात कही थी। लेकिन अब जबकि बीएसपी उपचुनाव लड़ने को तैयार दिख रही है, तो क्या बीजेपी का मंगलौर में जीत का सपना अधूरा रह जाएगा? इसलिए वही भी मैदान में आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैंगलोर विधानसभा से चुनाव फाइट करेगा और जीतेंगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि काजी निजामुद्दीन जी इस चुनाव को भारी अंतर से जीते और निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। और जो माहौल वहाँ चुनाव के ठीक 15 दिन बाद से देखने को मिल रहा था, लोग चाह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन आए और उनका प्रतिनिधित्व करें। साफ है, बीजेपी बार बार हार के बावजूद मंगलौर उपचुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन बीएसपी की तरफ से पहली बार उपचुनाव लड़ने की बात ने कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग पर कई सवाल खड़े कर दिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रोड एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से उलझने की वीडियो के बाद लैंसडॉन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सिद्धबली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का बताया जा रहा है। मेले में चल रहे जागर में एक युवक नाच रहा है। बताया जा रहा है कि युवक देवता अवतरित होने का स्वांग कर रहा था, जिस पर विधायक जी को गुस्सा आ गया। फिर क्या था, विधायक समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी। उत्तरकाशी में संगम चट्टी क्षेत्र के भंकोली गांव में लड़की की संदिग्ध मौत मामले को लेकर एसपी ने एसआईटी जांच बिठाई है। एसईओ अनुज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई है और जांच टीम 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। शनिवार को मृतका के पिता की तहरीर पर मनेरी थाना में होमस्टे मालिक और उसके कुक मैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि संगम चट्टी के एक रिजॉर्ट से लड़की का शव फंदे से लटकता हुआ मिला था और इस पर परिवार और इलाके के लोगों ने इसे हत्या बताया है। तो है इसका लड़की जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा करवाया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल था ये, और उसमें उस जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और दूसरे दिन जो फॉरेंसिक की टीम है उसको बुला के भी जो है होम स्टे उसका मौका मुआयना करवा दिया गया था और उसको जो अभी सील कर दिया गया है। इसके बेसिस पे जो भी आगे विवेचना में पॉइंट आते हैं उस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे।
और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठित कर दिया गया है, जिसमें 4 लोग हैं और ये लोग जो है इसका हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच करेंगे और इसकी विवेचना जो है CEO उत्तरकाशी करेंगे। और मजिस्ट्रियल जांच का भी तहरीर में बताया गया था परिजनों ने, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार कर दिया गया है। उत्तरकाशी से खबर है, यहाँ के रिजॉर्ट में एक लड़की की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। परिजनों ने शव को उठाने तक से इनकार कर दिया और स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी जैसी हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रिजॉर्ट कर्मचारी और रिजॉर्ट मालिक के साथ मारपीट भी की है। उत्तरकाशी में संगमचट्टी के कफलो गांव में ये रिजॉर्ट है और यहाँ पर लड़की का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। लड़की के पैर जमीन पर लग रहे थे। बलबीर परमार फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। बलबीर, क्या ग्रामीणों का गुस्सा अब तक शांत हुआ? क्या कुछ कह रहे हैं अब ग्रामीण? और रिजॉर्ट कर्मचारियों से भी जवाब मांगने की बात उनकी ओर से कही गई है। अभी फिलहाल ताजा क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था और युवती अचानक ही जो फंदे में लटकी मिली है, उसके बाद ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए कि इस तरह से जो युवती है, ये जो उनकी लड़की है, जो उनकी बेटी है, ये इस तरह से जान नहीं दे सकती है। उसके बाद लगातार हंगामा पिछले 3 दिन तक देखने को मिला, जिसके बाद जो विधायक है, गंगोत्री विधायक, और उसके बाद जो SP उत्तरकाशी को आना पड़ा, वार्ता की गई, स्पेशल जो जांच होती है SIT जांच वो बिठाई गई। उसके बाद जाके कहीं ग्रामीण का जो गुस्सा था वो शांत हुआ, तब जाके सबको अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो कुल मिलाकर तो यही है कि इस पूरे मामले पे SIT जांच बिठा दी गई है और जो SIT है उसने अपनी जो जांच है शुरू कर दी है। इसके अलावा ग्रामीणों की एक और मांग है कि मजिस्ट्रेट जांच भी की जाए, तो जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है, मजिस्ट्रेट जांच भी इसकी होनी है तुरंत। तो हर पहलू पे गंभीरता से जो हर पहलू है उसको देखा जा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं मौत के, क्या वजह हो सकती है। जिस तरह से आरोप ग्रामीणों ने लगाया था कि होटल वाले वहीं थे, मालिक वहीं थे, नौकर वहीं था, तो सभी पहलुओं पे गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके अलावा 302 में शक के आधार पे जो मालिक है और जो कुक है होटल का, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से गुस्सा है ग्रामीणों का, उसको देखते हुए गंभीरता इसमें बढ़ती जा रही है और हर पहलू के जांच के बाद ही 5 दिन के अंदर समय बताया गया कि 5 दिन में ये जांच पूरी कर ली जाएगी, तभी क्लियर हो पाएगी कि आखिर स्थिति क्या है। और इस समय यही है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पहाड़ों में कल देर रात से अचानक मौसम बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। नीति घाटी में बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। हालांकि सुबह होते होते कुछ जगहों पर मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई है, लेकिन पहाड़ों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। वहीं बर्फबारी के बाद इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि स्नोफॉल से सैलानी काफी खुश दिखाई दिए। देहरादून से एक बड़ी जानकारी, जहां पर पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूरे प्रदेश में देर रात से हल्की बारिश हो रही है और अगर बात कुमाऊं की करें तो यहां पर देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। तो उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। सुबह से पूरे जिले में बादल छाए हुए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। निचले क्षेत्र में भी बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। रामनगर के कानिया में आतंक का पर्याय बन चुके बाघों को कॉर्बेट प्रशासन ने कल रात को पकड़ लिया था, जिससे ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि ये बाघ अपने बच्चे के साथ इस इलाके में घूम रहा था, जहां पर रात में इन्हें ट्रैकुलाइज कर पकड़ लिया गया। इन बाघों ने कुछ ही दिनों में 4 मवेशियों को अपना शिकार बनाया था, जिससे कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश था।
टिहरी के देवप्रयाग के पास देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होने से गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जा रहा था, जिसमें केवल ड्राइवर ही मौजूद था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते कड़ी मशक्कत करते हुए ट्रक में फंसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। हरिद्वार में उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान डीजीपी ने जिले में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी और सीनियर ऑफिसर्स के साथ सवाल जवाब किए। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। साथ ही साइबर अपराध को भी पुलिस बड़ी चुनौती मानकर चल रही है। इसके साथ ही जन सहभागिता और जन जागरूकता अभियान के जरिए उत्तराखंड पुलिस साइबर क्राइम से निपटेगी। पब्लिक की समस्या है, खासतौर से ट्रैफिक रिलेटेड, साइबर क्राइम रिलेटेड, महिलाओं के प्रति अपराध रिलेटेड, उनको दूर करने के लिए हमें एक प्रभावी कार्य योजना बना के कार्रवाई करनी है। ये डेफिनेटली ड्रग्स फ्री उत्तराखंड और साइबर क्राइम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऋषिकेश में कूड़े की समस्या को लेकर लालपानी बीट में शहर के कूड़े के निस्तारण के लिए सरकार ने जमीन अलॉट की है, जिसका लगातार विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। निगम में प्रशासक बैठते ही प्लांट के लिए चयनित जमीन पर काम करने पहुंची टीम का भारी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध के आगे टीम बैरंग लौटी। कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर लगातार ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। फॉरेस्ट के सभी कुछ स्तरीय अधिकारी भी आए हैं, उनको ये समझाया जाएगा। ये इस तरीके से जो आप समझ रहे हैं कि ये आबादी है, आबादी नहीं है, ये फॉरेस्ट एरिया है, इसको न समझना होगा। क्योंकि इस बात को हम विभिन्न कोर्ट में भी कह चुके हैं और कोर्ट ने भी इस बात को माना। कब्जा हटाने कार्रवाई भी होगी। अब ये फॉरेस्ट इस बात को तय करेगा कि उन्हें कैसे करना। हमको आपसे सबसे विनती है, सरकार से भी विनती है कि 5 किलोमीटर तो बोला था, लेकिन नहीं माना कि 2-3 किलोमीटर दूर तो लेके जाओ, कम से कम रास्ता चेंज कर दो। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए सर्वे का काम अंतिम चरण में चल रहा है और डीपीआर शासन को भेजी जानी है। पीडब्ल्यूडी नई टिहरी के पास करीब 80 किलोमीटर के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। रिंग रोड निर्माण से टिपरी, चाहगडोलिया, पिलखी सहित आसपास के क्षेत्र पर्यटन सर्किट से जुड़ पाएंगे और डेवलपमेंट यहां पर किया जाएगा। जिसमें बात करूं मैं अपने प्रांतिखंड की, तो प्रांतिखंड में 90 किलोमीटर का एरिया है, जो 90 किलोमीटर का एरिया है, जिसका सर्वे हमने जो मतलब अभी तक ये जो इसका प्रारंभिक सर्वे है वो 80 किलोमीटर में कर लिया गया है। और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब जिसमें आप यूटिलिटी शिफ्टिंग कितना हमें एक्वायर करना है, क्या डिटेलिंग, सारी की सारी डिटेलिंग लगभग हमने 80 किलोमीटर तक उसमें कर लिया गया है। और 10 किलोमीटर का विदिन 15 तारीख तक हम इसका डीपीआर जो है इसके लिए तैयार कर लेंगे। जोशीमठ के औली में चिरकार को 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर GMVN के द्वारा चिरकार की मेंटेनेंस की जाती है। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली रोपवे को 5 जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया है। ऐसे में चिरकार को संचालित करना GNVN के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। ऐसे में समय रहते GMVN के द्वारा चिरकार को मेंटेनेंस किया जा रहा है। वक्त